इस कहानी की शुरुआत में आपको दिखाया जाता है कि एक शालिनी नाम की लड़की जो सीरिया पुलिस के कब्जे में रहती है, वह अपनी स्टोरी सीरिया पुलिस को सुनाती है। वह उन्हें बताती है कि वह इंडिया में केरल से है। वह एक बहुत सुंदर जगह से है। वहाँ अपनी खुशहाल ज़िंदगी व्यतीत कर रही थी अपनी माँ के साथ। उसके पिता भी नहीं है और उसके कोई भाई बहन भी नहीं है। वो अकेली माँ बेटी एक दूसरे का साथ बनकर रहती थी। शालिनी की डॉक्टरी की पढ़ाई चलती होती है, जिसके कारण उसे बड़े कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है और हॉस्टल में वहीं पे रहना पड़ता है। वहाँ उसकी दोस्ती लीमा और गीतांजलि नाम की दो लड़कियों से होती है और वो तीनों बहुत ही अच्छे से अपने हॉस्टल में समय गुजारती है। उसी कॉलेज में एक लड़की लड़कियों का गैंग भी होता है जो खतरनाक आतंकवादियों से मिले होते हैं। उनकी दोस्ती लीमा और उन दोनों फ्रेंडों से हो जाती है। उनकी दोस्ती धीरे धीरे गहराई में बदलती जाती है। वो बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और वो लड़की जो आतंकी गैंग की होती है वह अपने जाल में धीरे धीरे शालिनी और उसके फ्रेंड को फंसाती जाती है और वह लड़के भी उसको जाल में फंसाते जाते हैं। धीरे धीरे वो उनके जाल में फंसती जाती है और वह उनको दिल दे बैठती है दोनों लड़के को। वह धीरे धीरे वह उसी लड़के के साथ रहने लगती है शालिनी। और जो आतंकी गैंग वाली लड़की होती है वह उन्हें धीरे धीरे इस्लाम धर्म के बारे में बहुत कुछ बताती है। वह उन्हें कबूल करने को उन्हें उकसाती है। वह बताती है कि अल्लाह ही सब कुछ होता है, भगवान कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे शालिनी और गीतांजलि दोनों इस्लामिक कपड़े पहनने शुरू कर देती है। उनके घर वाले देखकर यह बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं सुनने को तैयार रहती। वह सिर्फ अपनी मगन में ही मगन रहती है। उधर शालिनी और गीतांजलि दोनों बातें करती रहती हैं। ISIS आतंकवाद गैंग के और लोग भी उनको धर्म परिवर्तन के लिए उकसाते रहते हैं। वह बताते हैं अल्लाह ही सब कुछ है। वह दोनों इस बारे में सोचती ही रहती हैं। उधर शालिनी को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। यह सुनकर वह बहुत परेशान हो जाती है। तब वह रमेश से कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो, लेकिन रमेश मना कर देता है कि मेरे घर वाले तुम्हें नहीं अपनाएंगे क्योंकि तुम इस्लाम धर्म से नहीं हो। तुम्हें इस्लाम धर्म कबूल करना होगा, तभी मेरे घर वाले तुम्हें अपनाएंगे। यह सुनकर वह इस्लाम धर्म कबूल करने को तैयार हो जाती है। वह अपना धर्म परिवर्तन कर लेती है। उसके साथ उसकी फ्रेंड गीतांजलि भी वह इस्लाम धर्म कबूल कर लेती है और जो उनको वह आतंकवादी लोग बोलते हैं वही वो करती जाती है। वह उनकी बातों में बिल्कुल आ जाती है। समय रहते गीतांजलि को सब कुछ समझ आ जाता है, ये किसी गैंग से है और हम सबका यूज़ कर रहे हैं। तो वह मना कर देती है कि मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं मुझे नहीं जाना। तभी वह लड़का बोलता है कि नहीं, तुम्हें मेरे साथ जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। उधर रमेश बिना शालिनी से शादी किए उसे छोड़कर चला जाता है। तब वह इस्लाम धर्म वाले बंदों के पास जाती है और उनसे पूछती है कि मुझे अब क्या करना चाहिए। तब वह आतंकी हमले वाले उसे बोलते हैं कि तुम्हें अब क्या करना चाहिए, तुम्हें अब दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, तभी तुम्हारा पाप धुल सकता है। वह बहुत रोती है। उधर गीतांजलि बहुत परेशान होती है, अपने पिता के गले रखकर रोती है। गीतांजलि को उसकी फ़ोटो दिखा देता है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हो। उधर शालिनी इशाक नाम के लड़के से शादी कर लेती है और अपना नाम बदलकर फ़ातिमा रख लेती है। और जब उसकी माँ उससे मिलने आती है तो वह अपनी माँ को देखकर उससे ना ही बात करती है और ना ही उसके साथ चलने को तैयार होती है। उसकी माँ कहती है तुम मेरी अकेली बच्ची हो, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपने दामाद को भी साथ ले चलूँगी, मैं इस्लाम धर्म भी कबूल कर लूँगी, लेकिन तुम मेरे साथ चलो। लेकिन वो लोग उसको उसके साथ जाने के लिए नहीं जाने देते। तब उसकी माँ बहुत परेशान होकर गीतांजलि को फ़ोन करती है कि उसने आने से मना कर दिया। तब गीतांजलि कहती है कि ये सब उनकी चाल है, उसको ले जाएंगे भारत से दूर। जब गीतांजलि अपने फ़ोन को देखती है तो वह अपने फ़ोटो को देखती है। फ़ोटो को देखकर वह बहुत रोती है। उधर शालिनी फ़ातिमा बनकर वहाँ से निकल जाती है और उसे जैसे जैसे बताया जाता है वह वैसे वैसे ही करती है। वह सोचती है ये मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन उसे पता नहीं होता कि मैं एक गैंग में फंस चुकी हूँ। उधर इशाक फ़ातिमा को लेकर वहाँ से निकल चलते हैं और दोनों जब जाते रहते हैं तो शालिनी की माँ एक बार उससे मिलने आती है और मिलकर खुश होती है शालिनी, लेकिन उसकी माँ मनी मन बहुत परेशान होती है। जब वो कुछ दूर निकल जाते हैं तो शालिनी की फ्रेंड लीमा का उसके पास फ़ोन आता है। वह उसे बताती है कि ये सब एक चक्रव्यूह है जिसमें हम फंस चुके हैं, तुम अब बाहर निकल जाओ, नहीं तो ये तुम्हें बर्बाद कर देंगे। मैं भी इसमें फंस गई थी, लेकिन मैं बाहर निकल चुकी हूँ। अब मुझे कोई इस्लाम धर्म नहीं कबूल करना, मैं जहाँ हूँ वहाँ सही हूँ। वह बताती है कि गीतांजलि भी मर चुकी है और उसके घर को आग लगा दी है। यह सुनकर पहले तो शालिनी बहुत परेशान होती है, लेकिन फिर वह सोचती है कि इन्होंने इस्लाम के खिलाफ़ कुछ बोला होगा, इसलिए अल्लाह ने इनके साथ किया है। यह सोचकर वह आगे बढ़ती है। उन लोगों ने उसका ब्रेन वॉश कर रखा था, जिसकी वजह से वह किसी की बात पर कोई विश्वास नहीं करती। वह सिर्फ करती है जो कर रहा है अल्लाह कर रहा है, जो है अल्लाह है, वह सिर्फ यही मानती है। उधर उसकी दोस्त लीमा
पुलिस वालों के पास जाती है और वह सब कुछ बताती है, लेकिन उसके किसी भी बात पर कोई यकीन नहीं करता। वे कहते हैं हमें सिर्फ सबूत चाहिए, अगर कोई सबूत होगा तभी हम उनको पकड़ सकते हैं। वह कहती है इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि मेरी फ्रेंड गायब है, लेकिन वह कहते हैं यह सबूत नहीं है। उधर शालिनी अफ़गानिस्तान ईरान के एक बॉर्डर पर एक खौफनाक जगह पर पहुंच जाती है, जहां उसके सामने एक बकरे को काट दिया जाता है, जिसके बाद वह बहुत परेशान होती है। लेकिन अंदर जाकर उसको कुछ लेडीज़ मिलती हैं और उसे कुछ घर की यादें दिलाती हैं, जिसे देखकर वह बहुत खुश होती है। उधर इशाक आतंकवादियों के साथ मिलकर कुछ बातें करता रहता है और वह कुछ देर बाद शालिनी को एक बेकार सी जगह पर बेकार से कमरे में ले जाता है। वहाँ ले जाता है और वहाँ वह बहुत ही गंदी जगह पर रहते हैं दोनों। वहाँ शालिनी बहुत परेशान रहती है, लेकिन वह कुछ भी नहीं कहती। जब इशाक बाहर चला जाता है तो शालिनी बुर्का पहनकर बाहर निकलती है और बाहर निकल कर देखती है कि वहाँ बहुत अत्याचार हो रहा है, किसी की गर्दन काट दी जाती है। वहाँ भगवान कहना भी बहुत अपराध है, सबको वहाँ सज़ा दी जाती थी। तभी शालिनी को दर्द हो जाता है और उसको एक छोटी सी लड़की को जन्म देती है। उस लड़की को देखकर फ़ातिमा और शालिनी बहुत खुश होती है, लेकिन उसका पति बहुत ही परेशान हो जाता है। वह उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता और कुछ दिन के लिए वह बाहर चला जाता है। तब शालिनी के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं रहता, फ़ातिमा के पास कुछ भी नहीं रहता और वह बहुत परेशान हो जाती है। तभी वह अपनी एक पड़ोस के पास जाती है और वहाँ जाकर कहती है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे प्लीज़ कुछ खाने के लिए दे दो। तब वह उसे कुछ खाने के लिए देती है और उसके बच्चे को दवाई भी देती है। तभी वे आतंकवादी आते हैं और उसे बताते हैं कि उसका पति मर चुका है। यह सुनकर वह बड़ी परेशान होती है, लेकिन कुछ दिन बाद उसके घर पे फिर आतंकवादी आते हैं और उसे खींच कर ले जाने लगते हैं। ले जाकर उसकी बच्ची को अलग कर दिया जाता है उससे और उसे अलग कर दिया जाता है। उसे अलग बांधकर एक कोठरी में डाल दिया जाता है, जहाँ बहुत सी लड़कियाँ पहले से ही कैद होती हैं, जो सब पहले से अत्याचारों का शिकार हो रही है। और फ़ातिमा भी अब उनमें से एक है जो अत्याचारों का शिकार हो रही है। तब फ़ातिमा बहुत परेशान होती है और जुल्म सहती हुई आगे बढ़ती है। फ़ातिमा सोचती है कि आज मेरे पास लास्ट का दिन है जो मुझे भागना चाहिए यहाँ से। तब फ़ातिमा एक प्लानिंग बनाती है और वहाँ से निकल जाती है। 2 फ्रेंड और साथ जाती है उसकी। जब वह रास्ते में जाती रहती है तभी आतंकवादियों को पता चल जाता है कि ये दोनों भाग निकली हैं। वे उनके पीछे लग जाते हैं और पीछे चलकर उसकी 2 साथ वालियों को तो मार गिराते हैं, लेकिन फ़ातिमा फिर निकल पड़ती है। फ़ातिमा निकलकर वहाँ से कुछ दूर जाकर बेहोश होकर गिर जाती है। कुछ देर बाद 17 घंटों के बाद दिखाया जाता है कि 17 घंटों के बाद एक ड्रोन की सहायता से सीरिया की पुलिस उसे ढूंढ लेती है और ले जाकर अपनी कैद में डाल देती है। वहाँ उससे पूछा जाता है कि आप कौन से आतंकवादी हैं और कहाँ से आए हैं। तब वह अपनी इंडिया की स्टोरी बताती है, मैं किस तरह आतंकवादियों के पास पहुँची, और सीरिया की पुलिस उसे यकीन दिलाती है कि हम तुम्हारे साथ सख्ताई नहीं बरतेंगे, लेकिन तुम्हारे सारे सबूत एक आतंकवादी होने के हैं, इसलिए हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते। तब वह अपनी अम्मा से बात करती है और बहुत खुश होती है और कहती है कि मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगी। उसकी अम्मा बहुत परेशान हो जाती है और कहती है आ जाओ बेटा। उसके बाद दिखाया जाता है कि वह सीरिया पुलिस के कब्ज़े में ही रहती है और इस तरह पता नहीं कितनी लड़कियाँ इस गैंग के चक्कर में आ जाती हैं और अपने आप को बर्बाद कर देती हैं। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।